प्यारे बच्चों, पुनः आज वाणिज्य की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और दोष का वर्णन किया था। आज जो प्रायः ये शब्द आपको मिलेंगे, उनके संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहेंगे इन शब्दावलियों को कि इन शब्दावलियों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। चूँकि किसी भी ज्ञान का अपने अपने शब्द होते हैं, अतः वाणिज्य भाषा जो है, जो व्यापार की भाषा है, उस भाषा के अपने अपने शब्द होते हैं। उसमें से कुछ शब्द जिसको आपको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी पुस्तपालन लेखांकन से संबंधित पारिभाषिक शब्द को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें सबसे पहला है व्यवसाय। इसके बारे में आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि व्यवसाय हम करते हैं या व्यवसाय वो करता है। प्यारे बच्चों, आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि व्यवसाय है क्या। लाभ कमाने के उद्देश्य से आपके द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो भी आर्थिक क्रिया किए जाते हैं, वह व्यवसाय होता है। जैसे आप मछली पकड़ते हैं और आप वनों से लकड़ियां काट करके ला करके बेचते हैं, या इसी तरह के अन्य भी जो कार्य आप करते हैं। आप कपड़ा खरीदते हैं, बेचते हैं, होटल चलाते हैं अर्थात सेवा देने का कार्य करते हैं, वो सभी व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दूसरा है व्यापार। प्यारे बच्चों, जब आप वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते या बेचते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम व्यापार कहते हैं। ठीक है। अर्थात यदि अगर आप अपने मोबाइल को किसी OLX पर डाल करके बेचने का कार्य करते हैं, तो आपने व्यापार की क्रिया को संपादित किया है। ठीक है। तो जब आप वस्तुओं या सेवाओं का क्रय और विक्रय करते हैं, तो वह व्यापार कहलाता है। तीसरा है व्यापार का स्वामी। प्यारे बच्चों, जो क्रय विक्रय करता है, जो उस क्रिया को संपादित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी लेता है, वह व्यापार का स्वामी होता है। अर्थात जो उस व्यापार की क्रिया को यानी क्रय विक्रय करने के लिए जो जिसने पूंजी लगाया है, वह उस व्यापार का स्वामी कहलाता है। अगला जो शब्द है वह है पेशा। प्यारे बच्चों, पूर्व में प्राप्त ज्ञान के आधार पर वर्तमान में धनोपार्जन करना पेशा कहलाता है। और इसके साथ एक शर्त और ये भी होता है कि वह पूर्व ज्ञान किसी संस्था द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है। अर्थात आप अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर वर्तमान में या शारीरिक क्षमता के आधार पर वर्तमान में धनोपार्जन करने की जो क्रिया करते हैं, वह पेशे के अंतर्गत आता है, बशर्ते कि उसके लिए सर्टिफिकेट आपको पहले से प्राप्त हुआ हो। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सभी पेशेवर लोग हैं
और ये पूर्व में ज्ञान अर्जित किए हैं, इनको संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र मिला है और उसके पश्चात ये वर्तमान में अपने पेशे के से संबंधित कार्य को करके और धन को उपार्जित करने का कार्य करते हैं। अतः पेशा कहलाता है। तो समझ गए? अर्थात पेशा क्या है? एक वाक्य में कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान में धनोपार्जन करने की क्रिया जो प्रमाणित हो, पेशा कहलाता है। अगला है आपका शब्द पूंजी, कैपिटल। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति सबसे पहले व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धन एक मुश्त या बार बार भविष्य में जब आवश्यकता पड़ती है तब भी जो वह धन लगाता है, वह राशि पूंजी कहलाता है। अर्थात आज अगर आप एक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और वह मुद्रा या धनराशि जिससे कि आप व्यापार प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, वह पूंजी कहलाएगी। और यदि बीच में आप अपने व्यवसाय की प्रगति करना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं तो बीच में भी आप उस एक मुश्त जो धनराशि लगाएंगे वह पूंजी ही कहलाता है। प्यारे बच्चों, अर्थात प्रारंभ में व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ करने के उद्देश्य से लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। अगला है संपत्ति। प्यारे बच्चों, जो व्यवसाय या व्यापार आपने शुरू किया है लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसको सहयोग करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चल या अचल वस्तुएं लगी होती हैं, उन समस्त वस्तुओं को हम संपत्ति कहते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा दुकान लिया, उस जमीन की कीमत, वह जमीन, उसमें जो फर्नीचर है, उसमें जो गद्दा है, जो भी बैठने की व्यवस्था है, उसमें जो आपने माल भर रखा है, उसमें पंखा जो लगा रखा है, एसी जो लगा रखा है, जो आपको सहयोग कर रही है किस कार्य के लिए? कि आप क्रय और विक्रय संचालित कर सकें। ये अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमाने के लिए आपको सहयोग करती हैं। अतः इन सभी को हम उस व्यवसाय का संपत्ति कहते हैं। अगला है माल। प्यारे बच्चों, जिस वस्तु का व्यापार होता है उस वस्तु को हम माल कहते हैं, गुड्स कहते हैं। अर्थात वह व्यापारी अगर फर्नीचर की दुकान किया हुआ है तो वह फर्नीचर उस व्यापारी के लिए माल कहलाएगी। अगर वह व्यापारी कपड़े का दुकान किया है तो वह कपड़ा जिसको वह क्रय करता है और बेचता है वह उसके लिए माल कहलाएगा। ठीक है। अगला है आहरण। प्यारे बच्चों, व्यवसाय का एक मालिक और वह व्यापार का जो प्रतिष्ठान है, यह दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। इस व्यवसायी के द्वारा ही इसमें पूंजी लगा करके और इस प्रतिष्ठान को खड़ा किया गया है। अब यदि इस व्यवसायी के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए जब माल या धनराशि अपने निजी प्रयोग के लिए निकालेगा तो उसको हम व्यवसाय की भाषा में आहरण शब्द से नवाजते हैं। आहरण शब्द से
उसको हम परिभाषित करते हैं, अर्थात वो आहरण कहलाता है। व्यवसाय में से व्यवसायी के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला गया धनराशि या माल आहरण कहलाता है। ठीक है, अब अगला है दायित्व। बहुत सिंपल सी बात है। इस बिजनेसमैन के द्वारा, इस व्यवसायी के द्वारा इस बिजनेस को प्रारंभ किया गया और इसने इसमें पूंजी लगाया है। सपोज करिए कि वो 2 लाख की पूंजी लगा दिया। लेखांकन के दृष्टिकोण से ये दोनों अलग अलग अस्तित्व होता है और इसलिए लेखांकन में अब ये कहा जाएगा कि इस व्यवसाय का 2 लाख का दायित्व है। किसके प्रति? तो इस व्यवसायी के प्रति। अर्थात यह इन फ्यूचर इनको 2 लाख देने के लिए बाध्य है और उसी को हम दायित्व कहेंगे। यह जरूरी नहीं है कि केवल इसी के लिए बाध्य है। व्यवसाय जिससे लिया है, चाहे वो लोन लिया हो, चाहे माल लिया हो उधार, तो वह उसके प्रति दायित्व उत्पन्न हो गया। अगर वो 50 लाख का माल लिया है तो 50 लाख का दायित्व उत्पन्न हो गया। अगर वो 50 लाख का लोन बैंक से लिया है तो 50 लाख का दायित्व उत्पन्न हो गया। ठीक है, दायित्व को आप एक वाक्य में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब व्यवसायी या किसी अन्य पक्षकार उनके द्वारा दिए गए धनराशि या माल को भविष्य में वापस करने के लिए उत्तरदायी होता है तो वो सभी दायित्व कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्रय की बात करते हैं। व्यवसायी जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है उस वस्तु को जब वो क्रय करता है तो उसे क्रय में डालना चाहिए, वही क्रय कहलाता है। जैसे भी मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर वो व्यवसायी कपड़े का व्यवसाय किया है और वो कपड़ा क्रय कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि व्यवसायी ने कपड़े का क्रय किया, यानी माल का क्रय किया है और वही क्रय कहलाएगा। अर्थात वो अगर अपने दुकान या प्रतिष्ठान के लिए फर्नीचर को क्रय किया तो वो क्रय नहीं कहलाएगा। क्रय तो किया लेकिन वो क्रय नहीं कहलाएगा। क्रय शब्द का प्रयोग केवल जिसमें वह व्यापार कर रहा है उस माल या वस्तु या सेवा को क्रय करना ही क्रय कहलाएगा। ठीक है, अगला है क्रय वापसी या बाह्य वापसी। हम क्रय वापसी या बाह्य वापसी की बात करते हैं तो जब व्यापारी माल मंगाता है, और ये ध्यान रखें कि उधार माल मंगाता है, क्योंकि क्रय वापसी यानी हमने जो क्रय किया वह अगर हमारे आदेशानुसार सत्य नहीं है, ठीक नहीं है, टूट फूट गया है तो हम उसे वापस कर सकते हैं। तो जब हम उधार माल क्रय किए हैं उसको वापस करते हैं तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्रय वापसी या बाह्य वापसी, क्योंकि हमको बाहर वापस करना, हम उसे बाह्य वापसी या क्रय वापसी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि फिर तब नगद माल हमने क्रय किया तो क्या वो टूट फूट गया तो हम वापस नहीं कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, वापस के बदला जाता है, उसका लेखांकन में कहीं कोई जगह नहीं होती है, उसे बदल दिया जाता है। नगदी जब हमने क्रय किया है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए लेखांकन करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हमने उधार माल क्रय किया है और वो जब हम वापस करते हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ती है और उसी के लिए वो शब्द दिया गया है क्रय वापसी या बाह्य वापसी। ठीक है, अब आते हैं विक्रय। प्यारे बच्चों, जिस वस्तु का क्रय या जिस माल
अब हम यहाँ पर माल कह सकते हैं क्योंकि माल आप समझ चुके हैं। तो जिस माल का वो विक्रय करता है, अर्थात जिसका वो व्यापार किया है, उसको जब वो बेचता है तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? विक्रय कहलाता है। ठीक है। और इसी लगे हाथ इसी से संबंधित विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी। आप भी माल बेचे हैं, जिसको बेचे हैं वह वापस कर सकता है। उधार माल बेचे हैं, वापस कर सकता है। वो भी हो सकता है कि उसके आदेशानुसार माल आप ना भेजे हो सकता है कि वो कहीं टूट फूट गया हो, कोई डिस्टर्बेंस आ गई हो, तो वो माल वापस कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं विक्रय वापसी, यानी जो हमने विक्रय किया था वो वापस हमारे पास आ रहा है। आंतरिक, इसीलिए इसके लिए प्रयोग किया गया आंतरिक शब्द। ठीक है ना, वो इन हो रहा है। ठीक है, और ये आउट हो रहा था। क्रय वापसी में आउट होता है और आंतरिक वापसी या विक्रय वापसी में इन होता है, यानी कि जो माल हमने बेचा था, उधार माल बेचा था, वह माल वापस आ रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, देनदार। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में इसको हम डेब्टर बोलते हैं, डेब्टर्स। हम विभिन्न व्यक्तियों को हम उधार माल बेच रहे होते हैं, क्योंकि उधार क्रय विक्रय व्यवसाय का अंग होता है। इससे आप भाग नहीं सकते। तो जितने लोगों को आपने उधार माल बेचा है, ठीक है, वो सभी आपके देनदार हो गए। ठीक है, तो सभी आपके लिए क्या हो गए? देनदार हो गए। जिन जिन लोगों को, अब सबको हम एकजुट करके जोड़ लेते हैं तो कहते हैं कि हमारे टोटल इतने देनदार हैं। जबकि व्यक्तिगत रूप से ए देनदार हो सकता है, बी हो सकता है, जिसको जिसको माल आपने उधार बेचा है वो सभी आपको देने वाले हैं। आपके द्वारा बेचे गए माल की धनराशि भविष्य में वो देने वाले हैं, इसलिए वो देनदार कहलाते हैं। क्लियर? अगला लेनदार, ठीक इसके विपरीत। आपने भी माल उधार क्रय किया है, तो जब माल आप उधार क्रय किए हैं तो वो जो व्यक्ति जो उस उधार माल की राशि आपसे लेगा वह लेनदार कहलाता है। ठीक है ना? अर्थात दोनों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसको उधार माल आपने बेचा है वो आपका देनदार हुआ, और जिससे आपने उधार माल खरीदा है वो आपका लेनदार हुआ। ठीक है। अब आइए अगला जो शब्द है, छूट या कटौती। प्यारे बच्चों, आप जाते हो दुकान पर वस्तुएं खरीदने, तो आप देखोगे बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा रहता है 30% की कटौती, 20% की कटौती। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, उसमें भी आता है कि 25% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कटौती का मतलब ये होता है, छूट का मतलब ये होता है कि जो उसका प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात MRP, अधिकतम खुदरा मूल्य, उस अधिकतम खुदरा मूल्य से कम कीमत पर माल जब बिकता है या क्रय किया जाता है, तो जो कीमत कम हुई है उसी राशि को हम छूट की राशि कहते हैं। उतना छूट आपको मिलेगी। 50 रुपये का माल है, 40 रुपये में आपको मिलेगा, 10 रुपये आपको क्या मिल गया? छूट मिल गई। ठीक है, तो छूट क्या है? MRP से कम कीमत को ही हम क्या कहते हैं? छूट कहेंगे। खुदरा अधिकतम मूल्य से जो कम राशि पर आपको माल मिलता है या देते हैं, तो उस धनराशि को हम छूट की राशि। व्यापारिक भाषा में ये छूट 3 प्रकार के होते हैं: व्यापारिक छूट, नकद छूट और विशेष छूट। प्यारे बच्चे, आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है।
आप लेखांकन में जब लेखांकन करने जाएंगे तो इनमें अंतर आपको स्पष्ट होना आवश्यक है, तभी आप लेखांकन कर पाएंगे, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। व्यापारिक छूट वह छूट होता है जो व्यापारी अपने ग्राहकों को पहले से निश्चित करके रखा हुआ होता है। वह छूट जो है पहले से निश्चित होता है और वह अपने ग्राहकों को देता है। चूंकि व्यापारिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं बच्चों कि यह प्रायः एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को प्रायः देता है, लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं कि वो ग्राहकों को नहीं दे सकता। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हैं और पहले से निश्चित लिखा हुआ है कि 20% छूट पर आपको ये सामान मिलेगा, 30% छूट पर मिलेगा, तो वो समझ लीजिए कि वह व्यापारिक छूट है। अन्यथा ये एक व्यापारी, जैसे एक कपड़ा वाला व्यापारी, एक बाजार का कपड़ा का व्यापारी अगर वो गया किसी दूसरे बाजार में, तो वहाँ उसको जो छूट मिलता है वह भी व्यापारिक छूट कहलाता है। इस छूट को हम लेखांकन में लिखते नहीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इस छूट को लेखांकन में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पहले से ही ये उसी पर निश्चित होकर के बेचा जाता है। ठीक है, उसको हम व्यापारिक छूट कहते हैं। नगद छूट वह छूट होता है जब आप खरीदने जाते हो और इसका उद्देश्य ये होता है कि आप नगद भुगतान कर दीजिए और आपको तत्काल इतने रुपए का, इतने % का आपको छूट दे दिया जाता है। अर्थात नगदी प्राप्त करने के उद्देश्य से, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उधार विक्रय ना हो, हमारा नगद विक्रय हो, तो ऐसे उद्देश्य के हेतु जो व्यापारी छूट देता है उसे हम नगद छूट कहते हैं। विशेष छूट बिल्कुल विशेष ग्राहक के लिए, अर्थात मान लो कोई पुराना ग्राहक है और वह ग्राहक उस दुकान का या उस कंपनी का, उस फर्म का बड़ा ही लायल है, वफादार है, तो ऐसे ग्राहकों को कंपनियां या प्रतिष्ठानें कुछ विशेष प्रकार की छूट देने का कार्य करती हैं। वह विशेष छूट कहलाता है। अब आते हैं अगला जो शब्दावली है, अप्राप्य या अशुद्ध ऋण। प्यारे बच्चों, हिंदी में अगर आपकी थोड़ी सी रुचि होगी तो इसमें अ शब्द जो है उपसर्ग लगा हुआ है अ, और इसका तात्पर्य ये होता है नहीं, यानी जो प्राप्य नहीं है, जिसका भुगतान आपको नहीं मिलने वाला है, अशुद्ध है। आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे भी आप जब उधार माल बेचते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी से आपको मिल ही जाता है। तो चूंकि व्यापार में, व्यवसाय के लेखांकन में एक रूढ़िवादिता का सिद्धांत चलता है और उसमें हानि के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। इस दृष्टिकोण से हम हानि की चिंता करते हैं, लाभ की कम चिंता करते हैं। और जो हमें नहीं मिलने वाला है इन फ्यूचर में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके लिए हम एक व्यवस्था बनाते हैं। उस ऋणों को, उस देनदार का भी हिस्सा हो सकता है, उनको हम अशुद्ध या अप्राप्य ऋण की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, अर्थात हमें भविष्य में न मिलने वाला, संभावना कम है, ऐसे धनराशि को हम अशुद्ध या अप्राप्य ऋण कहते हैं। अगला है आगम। प्यारे बच्चों, जो आप व्यापार चाहे वस्तुओं का या सेवाओं का कर रहे होते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को बिक्री करने से जो भी इनकम आपको मिलता है, जो भी धनराशि प्राप्त होती है, उन समस्त धनराशि को हम आगम कहते हैं। ठीक है, अगला है व्यय। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी आप व्यय करते हैं वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि पर, उस माल के क्रय पर,
वह सभी व्यय कहलाते हैं। चूंकि व्यय लेखांकन के दृष्टिकोण से एक वित्तीय वर्ष में चार्जेबल होता है, मतलब उसे हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, प्राप्त करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जो हम व्यय किए हैं उसे हम एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वह व्यय कहलाता है। ठीक है। अब अगला आया आपका सकल लाभ अथवा हानि। प्यारे बच्चों, जब हम अंतिम खाते चौथे चरण में बनाते हैं तो उसमें व्यापारिक खाता बनाया जाता है और व्यापारिक खाता से हमें सकल लाभ अथवा हानि के बारे में जानकारी मिलती है। यह सकल लाभ और हानि होता क्या है, तो इसे अगर हम एक फार्मूले के रूप में, एक सूत्र के रूप में अगर कहें तो ये सकल लाभ अथवा हानि COGS, इसका फुल फॉर्म होगा बेटा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी बिक्री की गई माल की लागत, बिक्री की गई माल की लागत। ठीक है। और इस बिक्री की गई माल की लागत में से आप माइनस कर दीजिए किसको, जो आपका आगम है, अर्थात बिक्री से प्राप्त धनराशि। जब आप बिक्री की गई माल की लागत में से आगम घटाएंगे, ठीक है, तो जब ये लागत कम होगा और आगम आपका अधिक होगा तो लाभ होगा। इसके विपरीत जब ये आगम आपका कम हो जाएगा, लागत अधिक हो जाएगा तो सकल हानि हो जाएगा। ठीक है। अब आइए शुद्ध लाभ और हानि की बात करते हैं। अब इनके द्वारा जो सकल लाभ और हानि प्राप्त हुई है तो उसके बाद भी व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं। जब उन अप्रत्यक्ष व्ययों को हम इस सकल लाभ अथवा हानि में से घटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह शुद्ध लाभ अथवा हानि होगा। अगर वह, जैसे कि आप सकल लाभ में से अप्रत्यक्ष व्ययों के योग को घटा दिया और तब भी सकल लाभ अगर अधिक है तो वह शुद्ध लाभ हो जाएगा, अगर वहां पर कम हो गया तो शुद्ध हानि हो जाएगी। उसके बाद है बच्चे दिवालिया, इंसॉल्वेंस। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यवसायी की संपत्ति या व्यवसाय का जो भी संपत्तियों का योग किया जाए और उसके द्वारा जो दायित्व है, अर्थात उसने बैंक से लोन लिया है, किसी अन्य लेनदारों से उसने माल ज़्यादा ले लिया है, इनको यदि अगर हम तुलना करें और जब उसका दायित्व अधिक होता है अपेक्षाकृत उसके संपत्तियों से, अर्थात संपत्ति कम होगी और उसका दायित्व अधिक होगा। ठीक है। जैसे अगर हम इसको मान लें ये संपत्ति है किसी व्यवसायी का और ये इतना बड़ा उसका दायित्व है, ठीक है, तो इसकी तुलना की जाती है। अब ऐसे स्थिति में व्यवसायी अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए कानून का दरवाजा खटखटाएगा और तत्पश्चात वहां से इनके संपत्ति और दायित्वों का कानूनी परीक्षण करने के पश्चात कानून इनको निश्चित करेगा कि ये दिवालिया होंगे कि नहीं। आपको इतना समझना है कि दिवालिया शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी संपत्ति कम है उनके दायित्व से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक और शब्द आपके लेखांकन में प्रयोग किया जाता है और बार बार आपके सामने आएगा, वो है रहतिया स्टॉक।
प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका एक लेखांकन चक्र पूरे 12 महीने के अंतर्गत कंप्लीट होता है। तो 12 महीने के अंत में जो माल, जो संपत्तियां आपके पास बच जाती, रह जाती, उनको हम रहतिया कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हम इन्हीं के साथ हम अगले लेखांकन चक्र में, अगले वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो ये 3 आधार पर इनको हम बांटते हैं। समय के आधार पर प्रारंभिक और अंतिम रहतिया, अर्थात अगर हम इसको समय के आधार पर बांटते हैं तो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वह हमारा अंतिम रहतिया होता है, अंतिम रहतिया होता है। और वही जब अगले वर्ष के पहले दिन जब जाता है, अगले लेखांकन चक्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो पहले दिन में वह समस्त माल हमारा प्रारंभिक रहतिया हो जाता है। तो समय के आधार पर यह 2 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। अगर आपके व्यवसाय में घोड़ा गाड़ी, पशुओं से काम लिया जाता है तो वो जीवंतता के आधार पर भी स्टॉक का बंटवारा किया जाता है। वो 2 तरीके का होता है, एक जीवित स्टॉक और दूसरा मृत स्टॉक। अर्थात आपके यहाँ का घोड़ा गाड़ी, हाथी, बैल, ये सब जो हैं ये जीवित स्टॉक कहलाते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत जो मशीन है, जो फर्नीचर है, जो पंखा है, जो क्या कहते हैं, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सभी क्या कहलाते हैं, मृत स्टॉक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जीवित स्टॉक और मृत स्टॉक होता है। अगर माल की अवस्थाओं के आधार पर अगर हम इसको बांटते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। कच्चे माल का रहतिया, अर्धनिर्मित माल का रहतिया और निर्मित माल का रहतिया। प्यारे बच्चों, अगर आप कोई कारखाना लगाए हुए हैं तो वहां पर ये 3 प्रकार की रहतियां आपको मिलेंगी। कच्चा माल, जो माल आपने निर्मित करने के लिए मंगाया, कच्चा माल, और वो जो बच गया, कच्चे माल का रहतिया हो गया। उस कच्चे माल से कुछ प्रोसेस में है, अर्थात निर्माण करने के लिए आपने उसको आगे बढ़ा दिया है और कुछ चीजें बन चुकी हैं और आधा वो बनना बाकी है, अर्थात वो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, वो अर्धनिर्मित माल कहलाएगा। और उसके पश्चात तीसरा, जो माल बन चुका है और वर्ष के अंत में अभी बिका नहीं है, वह निर्मित माल का रहतिया कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो शब्द आपको हमेशा मिलते रहेंगे, इनके संबंध में हमने बताया। अब आप गृह कार्य नोट कर लें, अपने पुस्तिका में इसे अवश्य कर लीजिएगा। निम्न लिखित शब्दों को समझाइए। नंबर 1 माल, नंबर 2 देनदार, आप लिख लें, देनदार एवं लेनदार। नंबर 3 रहतिया। नंबर 4 दायित्व। नंबर 5 संपत्ति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट करें।
नंबर 1 व्यापारिक एवं नगद छूट। नंबर 2 प्रारंभिक एवं अंतिम रहतिया। प्यारे बच्चों, ये गृह कार्य मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप समझ गए होंगे और इस गृह कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।